तो जैसा कि आपको पता है कि हम झारखंड रेडियोग्राफर एग्जाम जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एग्जाम आयोजित होनी है, सितंबर में एग्जाम आयोजित होने की बात है। तो उसके लिए हम क्लासेस हमने स्टार्ट की है और ये इस सीरीज की सेकंड क्लास है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू होनी है। सैटरडे को आपको जो वीडियोस जो अपलोड हो जाते हैं या जो क्लासेस लिए उनका आपको नोट्स बनाने हैं और उन वीडियोस को आपको बार बार देखना है। और संडे का आपको इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसका सेटअप मैं जल्दी आपको तैयार कर दूंगा। ये एग्जाम प्योरली एमसीक्यूज बेसिस पर होगा, एमसीक्यूज पर ये आधारित होगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए हमारा टॉपिक है एक्स-रे ट्यूब कंस्ट्रक्शन और एक्स-रे ट्यूब कंस्ट्रक्शन के कल के टॉपिक में हमने एक्स-रे ट्यूब एनवलप के बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था एक्स-रे ट्यूब का एनवलप पायरेक्स ग्लास से बना होता है जिसका केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो बोरोसिलिकेट सॉल्ट के द्वारा ये बना हुआ होता है। और हमने ये भी कल के क्लास में देख लिया था कि एक्स-रे ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्यों क्रिएट किया जाता है, क्या आवश्यकता होती है वैक्यूम क्रिएट करने की। और हमने ये पता लगाया था कि एक्स-रे ट्यूब में अगर वैक्यूम नहीं होगा तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो उससे हमारी एक्स-रे जो एक्स-रे फोटोन है या एक्स-रे बीम है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह पाता। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने ये ग्लास एनवलप के बारे में जाना था। अब हम चलते हैं एक्स-रे ट्यूब एनक्लोजर। आज का हमारा टॉपिक है एक्स-रे ट्यूब एनक्लोजर, यानी एक्स-रे ट्यूब के अंदर कौन सी चीजें उसके अंदर होती है वो चीजें हम देखेंगे। तो देखिए ये एक्स-रे ट्यूब है, ये मैंने आपको बताया था एक्स-रे ट्यूब का ये पायरेक्स ग्लास एनवलप होता है। इसके अंदर मेनली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक तो होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ये होता है कैथोड। हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कैथोड के बारे में। देखो कैथोड या कैथोड इसको हम असेंबली भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा पार्ट से बनी होती है। तो पूरे जो कैथोड का जो पोर्शन है इसे हम कैथोड असेंबली बोलते हैं। इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये तीन चीजों से बनी होती है। सबसे पहला होता है कनेक्टिंग वायर, सबसे पहला होता है कनेक्टिंग वायर, दूसरा होता है फिलामेंट और तीसरा होता है फॉक्सिंग कप। तीसरा क्या होता है, फॉक्सिंग कप। आज हम कनेक्टिंग वायर के बारे में जानेंगे, फिलामेंट के बारे में जानेंगे और फिलामेंट की हीटिंग किस प्रकार से होती है। ये हम फिलामेंट हीटिंग के बारे में टॉपिक देखेंगे जिसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम स्टडी करने वाले हैं जो कि है थर्मियोनिक इमिशन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर थर्मियोनिक इमिशन से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। देखिए कनेक्टिंग वायर क्या होते हैं। देखिए एक्स-रे ट्यूब का ये एनक्लोजर है, इसमें एनोड और कैथोड है, पायरेक्स ग्लास से बना हुआ होगा। तो जो एक्स-रे ट्यूब के एनोड और कैथोड को आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के लिए हमें इसको किसी वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये वायर जो इस ग्लास को पियर्स करते हुए इसको भेजते हुए अंदर जाता है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर। इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वायर इसको कहा जाता है। ये कनेक्ट करने का काम करता है जो भारी एक्सटर्नल पावर सप्लाई को इस जो कैथोड या फिर एनोड से, इधर से भी होगा उधर से भी होगा, इसको कहेंगे कनेक्टिंग वायर। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या है? आपको पता है कि इस दुनिया के किसी भी पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो वो फैलेगा। जैसे आपने छोटी क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, जैसे कॉपर की रॉड है, इसको आप गर्म करते हो तो ये क्या होती है, इसकी साइज इंक्रीज होती है। ये क्या होती है, साइज बढ़ जाती है। आपने ये पढ़ा होगा, एक्सपेंस गर्म होती है, हर चीज फैलती है। तो ये अगर यहाँ पे और एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान एक्सरे जब इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैथोड से जब एनोड की ओर जाते हैं तो यहाँ पर टक्कर करते हैं तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर, इनॉर्मस अमाउंट, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर हीट का भी प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है, हीट का भी प्रोडक्शन होता है। तो हीट का प्रोडक्शन होगा तो इससे ये पायरेक्स ग्लास भी गर्म होगा, कैथोड असेंबली गर्म होगी, एनोड असेंबली गर्म होगी, ये कनेक्टिंग वायर सब कुछ गर्म होंगे और सभी फैलेंगे। किस तरह से फैलते हैं, इस प्रकृति में पाए जाने वाले हर पदार्थ का एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यानी इसको बोलते हैं प्रसार गुणांक। पर पदार्थ क्या होता है, एक एक्सपेंशन कोफिशिएंट या
प्रसार गुणांक होता है, उसके उसके अनुसार ये फैलते हैं, अलग अलग दर से अलग अलग मात्रा के अंदर ये फैलते हैं। तो जब कनेक्टिंग वायर इस पायरस गिलास के अंदर से होके जाएगा तो ये पायरस गिलास है, ये एक अलग दर से फैलेगा और कनेक्टिंग वायर क्या होगा, अलग दर से फैलेगा। ये क्या होगा, इसका फैलने की दर अलग अलग होगी। आपको पता है मेटल ज्यादा एक्सपेंड होती है, ज्यादा फैलती है, तो ज्यादा फैलेगा। तो ये जो वायर और ग्लास की सील है, या फिर ये क्या है, ग्लास वायर सील, ये क्या होनी चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि फैलने से टूट जाए। लेकिन वायर ज्यादा फैलेगा, पायरस गिलास कम फैलेगा, तो हम इस सील को ब्रेक करने से कैसे हो जाएंगे। अगर सील ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर एयर चली जाएगी, एयर चली जाएगी तो इसका वैक्यूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैक्यूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैक्यूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वैक्स ट्यूब कोई काम की नहीं रहेगी। तो ये ग्लास वायर सील है, इसको ब्रेक होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम ये जो कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर को स्पेशल मेटल का बनाते हैं। किस तरह का, जिसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट या प्रसार गुणांक वो क्या हो, पायरेक्स ग्लास के इक्वल हो, इक्वल टू पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास के क्या हो, इक्वल हो। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस ग्लास वायर सील को ब्रेक होने से बचाते हैं, इसको सील को ब्रेक होने से बचाया जाता है। इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद में फिलामेंट। हम कनेक्टिंग वायर देख लिया, ये कनेक्टिंग वायर है। ये कनेक्टिंग वायर क्या होता है, अगर फिलामेंट की कंडीशन में देखें तो ये इस फिलामेंट को एम्पीरेज यानी धारा एम्पियर में होती है जो, तथा वोल्टेज दोनों इसको प्रोवाइड करता है। इसको क्या करेगा, धारा भी प्रोवाइड करेगा और वोल्टेज भी प्रोवाइड करेगा। मैंने यहाँ बैटरी बना दी है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे फिलामेंट ट्रांसफार्मर होता है। इस फिलामेंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है, किसे होता है, जो कि आगे इधर ऑटो ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है। तो सेकेंडरी इस ट्रांसफार्मर से क्या होता है, ये इस फिलामेंट को वोल्टेज और एम्पीरेज धारा और जो इसको विभवांतर है दोनों प्रोवाइड करता है। कितनी वोल्टेज कितना होता है, लगभग 10 वोल्ट वोल्टेज का मिल जाता है, और धारा 3 से लेकर 6 एम्पियर, कहीं पर 5 एम्पियर दिया होता है, कहीं पर 6 एम्पियर दिया होता है। तो 3 से 6 एम्पियर यानी बहुत ही ज्यादा मान की धारा काम दी जाती है। देखो 3 से 6 एम्पियर की धारा होती है, बहुत ज्यादा एम्पियर की धारा होती है। हमारे जो सर्किट वगैरह होती है इसके अंदर कुछ मिली एम्पियर की धाराएं चलती है, जो घर की सप्लाई में होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों देते हैं, क्योंकि इस ऐसे जो हाई जो करंट है, बहुत ज्यादा करंट होगा, इस करंट के कारण क्या होता है, इसके कारण जूल तापन प्रभाव से I² RT जो जूल तापन प्रभाव की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हीट का प्रोडक्शन होता है, और इस हीट के प्रोडक्शन से क्या होगा, ये फिलामेंट गर्म होगा और एक्स-रे ट्यूब के लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करेगा। एक्स-रे ट्यूब के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए। हमने धारा बहुत ज्यादा ली है, 3 से 6 एम्पियर, तो देखो धारा का स्क्वायर है, और इसका क्या है, जो फिलामेंट है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस यानी इसका प्रतिरोध। तो इस फिलामेंट वायर को क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा लेते हैं और धारा बहुत ज्यादा लेते हैं, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर हीट का प्रोडक्शन होगा और ये फिलामेंट गर्म होगा। एक्स-रे ट्यूब के लिए ये इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करेगा, एक्स-रे ट्यूब के लिए इलेक्ट्रॉन सोर्स का ये काम करता है। ओके, तो ये फिलामेंट हो गया। अब फिलामेंट बनता किसका है, देखो एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो फिलामेंट है उसे टंगस्टन का बनाया जाता है। टंगस्टन का फिलामेंट काम में लिया जाता है, टंगस्टन वायर का फिलामेंट इसके अंदर काम में लिया जाता है। ये क्या होता है, ये फिलामेंट बहुत ही पतला फिलामेंट काम में लेते हैं। कैसे काम लेते हैं, देखो अगर हम इस फिलामेंट वायर के डायमीटर की बात करें, ये डायमीटर, तो ये 0.2 मिलीमीटर डायमीटर का इसका जो फिलामेंट है काम में लेते हैं। यानी आप 1 मिलीमीटर का, अगर 1 मिलीमीटर देखो 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, इसका 10वां हिस्सा जो 1 मिलीमीटर होता है, इस 1 मिलीमीटर तो यहां से लेके यहां तक 1 मिलीमीटर, इसका भी 1/5 हिस्सा हम काम में लेते हैं। ये इतना पतला वायर, इसको टंगस्टन वायर को काम में लिया जाता है, बहुत ही पतला। और इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम एक स्पाइरल के रूप में कोयल कर लेते हैं, यानी जैसे कुंडली के रूप में इसको कुंडलित कर लेते हैं, स्पाइरल के रूप में कोयलिंग कर लेते हैं इस वायर की। और जो स्पाइरल है या जो कुंडली है, इसका डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर रखा जाता है, 0.2 सेंटीमीटर यानी 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर रखा जाता है। और इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर लगभग रखी जाती है, इससे कम ही होती है,
कोई भौतिक जो एक्सरे ट्यूब होती है उसके अंदर थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन लगभग जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी काम लेते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा सा कम इसकी लेंथ इसकी रखी जाती है। टंगस्टन वायर का ये काम में इसको लिया जाता है। अब एक्सरे और एक्सरे प्रोडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन जो ये प्रोवाइड करता है, जो फिलामेंट है एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो इसके लिए इसको कितना होना चाहिए, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये इसको गर्म करते हैं। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। लगभग 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देता है। तो अब एक क्वेश्चन है कि एक्सरे ट्यूब के अंदर टंगस्टन कोई कैथोड मटेरियल या फिलामेंट मटेरियल के रूप में काम में क्यों लिया जाता है, कि टंगस्टन क्यों काम में लेते हैं? तो देखिए इसके कुछ कारण है। सबसे पहला, टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट? इसका 3370 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका गलनांक होता है। यानी 3370 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलना शुरू करता है, ये पिघल जाता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए इसके अंदर से जो एक्सरे ट्यूब के अंदर एक्सरे प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है, हमें 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस टंगस्टन को गर्म करना पड़ता है। 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3370 है, जो कि इस 2200 डिग्री से बहुत ज्यादा है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पहली बात तो हाई होता है, गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पिघलेगा नहीं। दूसरा, इसको पतले तार के रूप में डाला जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया जो टंगस्टन का जो फिलामेंट काम में लेते हैं, इस फिलामेंट वायर का डायमीटर 0.2 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर का भी ये 5वां भाग होता है। तो इसका जो क्या होता है, जो इसको एकदम पतले तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो सेकंड क्या होगा, इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। इसको पतले तार के रूप में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, एकदम बहुत पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगर हम एक साइड में टंगस्टन को बांध दे और उसको पकड़ के खींचेंगे प्लास से या किसी चीज से भी अपन, तो ये पतले तार के रूप में इसको हम खींच सकते हैं। जैसे चांदी सोने के तार बनाए जाते हैं उस तरीके से इसको पतले तार के रूप में ढाला जा सकता है। थर्ड है इसकी, देखो एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान इसको 2200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लेते हैं, तो भी इसकी जो वेपोराइजेशन होने की टेंडेंसी, आपको पता है इस दुनिया के अंदर हर पदार्थ हर टेम्परेचर पर क्या होता है, वेपोराइज होता है। उस किसी किसी की वेपोराइजेशन की पावर ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ऐसे ही इसको भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म करेंगे तो वेपोराइज होगा, लेकिन इसकी वेपोराइजेशन की जो टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो बहुत ही कम होती है। तो थर्ड कारण क्या है, लिटिल टेंडेंसी टू वेपोराइजेशन की इसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, कम होती है। इस कारण से हम क्या करते हैं, इसको जो टंगस्टन को चूज करते हैं। फिर भी टंगस्टन को एक एफिशिएंट मटेरियल नहीं माना जाता एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो इसके जो फिलामेंट मटेरियल के रूप में, तो टंगस्टन की जगह टंगस्टन एलॉय काम में ली जाती है, टंगस्टन धातु काम में ली जाती है। कैसे, इसमें 10% रोडियम धातु मिला दी जाती है। इससे क्या होगा, इससे ये इसकी जो वेपोराइजेशन की प्रवृत्ति और कम हो जाएगी, और ज्यादा क्या हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा। तो पतला तार है, ज्यादा गर्म करोगे तो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसको वेपोराइज होने से कम करने के क्या करते हैं, 10% इसमें रोडियम मिलाकर एक एलॉय या मिश्र धातु बनाते हैं, जो और भी ज्यादा एफिशिएंट होती है। लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन अभी भी टंगस्टन ही होता है। टंगस्टन धातु इसके अंदर मेन इसका पार्ट होता है, ये इसके अंदर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपने फिलामेंट्स को गर्म किया, ये फिलामेंट है, गर्म होने पर क्या होगा, गर्म होने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, जो वो इसकी सतह पर बाहर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे, देखिए सामान्य चालक जो या कंडक्टर्स होते हैं, उनसे कोई इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ सकता, वो उनकी सतह के ऊपर क्या होता है, मूव करता रहता है। सतह के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये उसकी जो पेरिफेरी है उसके ऊपर, उसमें मूव करते रहेंगे, बाहर नहीं आते। बाहर निकालने के कुछ ही तरीके होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया, आप वैक्यूम के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को रखो और हाई आप वोल्टेज लगा दो, तो एनोड से जो एनोड है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन अपने आप खींच लेगा। या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप किसी कंडक्टर या किसी धातु के ऊपर एक थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो एक्सरे फोटोन डालोगे, जिसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ सकते हैं। एक तीसरा प्रकार और होता है, उसको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। उसको क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन या तापायनिक उत्सर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसके अंदर एक
जैसे मान लो कोई ये मेटल है, ये कोई मेटल है, इस मेटल को आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर आप गर्म करोगे तो आपको पता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है और वो इस थर्मल एनर्जी के प्रभाव में इस मेटल के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। इसके अंदर क्या करते थे? मूवमेंट करते रहते हैं। और आप इसको जब गर्म करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्वायर थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी प्राप्त करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं कि वो इस मेटल के बाहर, इसकी सरफेस के बाहर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं होते, ऐसे नहीं होता कि 1 मीटर 2 मीटर आ जाते हैं, जस्ट एकदम से सरफेस के बाहर, जिसको बोलते हैं इमीडिएट विसिनिटी, एकदम से पड़ोस में आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जस्ट बाहर आकर। ये इलेक्ट्रॉन्स इसके नहीं, लेकिन ये सरफेस के बाहर निकल जाते हैं। तो किसी भी मेटल से अगर उसको गर्म करके उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इसे हम क्या कहते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। यानी किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को अगर गर्म करके बाहर निकाल रहे हैं, थर्मियोनिक इमिशन कहलाएगा। अगर उस पर सर्टेन या किसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरीके से होते हैं। तो गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन अगर मेटल से बाहर निकल रहे हैं तो ये थर्मियोनिक इमिशन कहलाएगा। और इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मियोन्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? थर्मियोन्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्स-रे प्रोडक्शन के दौरान फिलामेंट को गर्म करने पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या थर्मियोनिक इमिशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? थर्मियोन्स कहेंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उन्हें हम थर्मियोन्स बोलेंगे, उनको हम थर्मियोन्स कहते हैं। तो ये थर्मियोन्स बाहर आ जाते हैं और ये बाहर आकर इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का उसकी सतह के बाहर आकर इकट्ठा होना, ये एक स्पेस के अंदर क्या हो जाता है? स्पेस में क्लाउड बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो थर्मियोनिक इमिशन में धातु को गर्म करने पर उसकी सतह के बाहर इलेक्ट्रॉन्स का गर्म होना क्या कहलाता है? एडिशन इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एडिशन इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स यानी थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आकर इकट्ठे होते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, एक बादल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसकी चारों तरफ, इसे हम एडिशन इफेक्ट कहते हैं। अब ये एडिशन इफेक्ट देखिए, इस एडिशन इफेक्ट में क्या होता है? ये इस मेटल के चारों तरफ आकर क्या इकट्ठे होते हैं? हम अगर एक्स-रे ट्यूब के अंदर देखें तो हम फिलामेंट को इस तरह से गर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इस फिलामेंट वायर के चारों तरफ आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आकर इकट्ठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रवृत्ति क्या होती है? ये नेगेटिव नेचर की होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.7 कूलम होता है। तो वो क्या होता है? नेगेटिव प्रकृति का होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये जो एडिशन इफेक्ट के तहत जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। तो ये इस फिलामेंट के चारों तरफ क्या करता है? एक स्पेस चार्ज उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? स्पेस चार्ज। जैसे ये क्या हो गया? स्पेस चार्ज हो गया, ये स्पेस चार्ज हो गया, ये सारा नेगेटिव नेचर का। अब आप देखिए यहाँ पे एक स्पेशल घटना होने वाली है। क्या? अब मान लो फिलामेंट से कोई एक नया इलेक्ट्रॉन सोचता है कि मैं भी बाहर जाऊं, वो थर्मल एनर्जी एक्वायर की उसने, बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर तो क्या है? नेगेटिव प्रकृति का स्पेस चार्ज है। तो ये स्पेस चार्ज इसको बाहर नहीं आने देता, ये इसको अंदर की ओर वापस इसको पुल करता है। यानी इस स्पेस चार्ज ने एक इफेक्ट डाला है कि वो नए किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने देगा, वो उसको अंदर की ओर क्या करता है? पुल करता है, उसको वापस अंदर की ओर धकेल देता है। तो स्पेस चार्ज के द्वारा ये जो उत्पन्न इफेक्ट किया गया, इसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। और देखो मान लो फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती बाहर आ जाए, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? वापस 2 इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं। तो एक 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है तो इस फिलामेंट के अंदर क्या हो गए? पॉजिटिव होल्स उत्पन्न हो गए। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, या एक वैकेंसी क्रिएट होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो ये जो एक तो स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन को वापस इनको धक्का दे रहा है, इनको पुल कर रहा है, और दूसरा जो इसके जो अंदर जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को वापस अंदर की ओर खींचता है। यानी एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर इसमें क्या होता है? इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है?
कि फिलामेंट, जैसे मैं फिलामेंट वायर बना रहा हूं, इससे जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन अंदर भी चले जाते। ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सब व्यवस्था होगी। इसका मतलब इस समय जो स्पेस चार्ज है, इस स्पेस चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी नियत हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, नियत होगी इस स्पेस चार्ज के अंदर। अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं बढ़ सकते। तो अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स अगर स्पेस चार्ज में बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ और इलेक्ट्रॉन और ज्यादा थर्मल एनर्जी ले जाएंगे, अब एक्वायर कर लेंगे और वो बाहर निकलेंगे। और अब अगर उन पर स्पेस चार्ज इफेक्ट डालता है तो उनके पास पहले से ज्यादा एनर्जी है, तो इस स्पेस चार्ज को क्या करेंगे, इसके जो इफेक्ट है इसको ओवरकम कर देंगे, इसको पार कर जाएंगे और इस स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। फिलामेंट में कैसे करोगे, फिलामेंट में आपको पता है फिलामेंट को गर्म कर रहे हैं NH=I²RT। अगर स्पेस चार्ज के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ानी है तो आप धारा बढ़ाओ, धारा बढ़ाओगे तो फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ और इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी प्राप्त करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, इसके बाहर निकल जाएंगे। यानी अब स्पेस चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो ताप के द्वारा नियंत्रित होती है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है इस फिलामेंट के टेम्परेचर के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स को अगर फिलामेंट इस स्पेस चार्ज में कम करना है तो आप क्या करो, आप धारा को कम कर दो, कम करोगे तो फिलामेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिलामेंट का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्पेस चार्ज से इलेक्ट्रॉन वापस अंदर चले जाएंगे इसके अंदर। यानी ये टेम्परेचर लिमिटेड रीजन हो गया, टेम्परेचर के द्वारा ये कंट्रोल होता है। आगे हम इसको और ज्यादा डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे इसके और इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन पर हमने कंट्रोल भी पा लिया। कैसे, आपको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आप धारा उसी के अनुसार, फिलामेंट की धारा उसी के अनुसार को, आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए फिलामेंट की धारा ज्यादा कर दो, कम इलेक्ट्रॉन चाहिए फिलामेंट की धारा कम कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज और, एक्स-रे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम सदा कैथोड से एनोड की ओर ही होती है। जैसे फिलामेंट पर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है, हम एनोड को प्लस देते हैं और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। देखिए एक्स-रे ट्यूब के अंदर जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पर एक हाई टेम्प जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज लगाया और रेक्टिफायर लगा के इसको डीसी बना दिया, तो ये प्लस का काम करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम की डायरेक्शन किधर होती है, एक्स-रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर होती है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम कैथोड से एनोड की ओर। और आपको पता है, हमने पढ़ा छोटी क्लास में कि धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा किधर होती है, इधर। तो करंट एक्स-रे ट्यूब के अंदर किधर से किधर प्रवाहित होगा, करंट एनोड से कैथोड की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम इधर से इधर हो रही है तो इसके उल्टा एनोड से कैथोड की ओर जो एक्स-रे ट्यूब करंट होगा वो इधर होगा। तो एक्स-रे ट्यूब करंट किधर होता है, सदा एनोड से कैथोड की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम कैथोड से एनोड की ओर होती है। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट है। इसका जो थर्ड पार्ट है फोकसिंग का, उसको हम कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।